गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के अपनी क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से मेंस में आंसर राइटिंग किया जाता है। ठीक है, मेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। मेनली आप लोग बात करें अगर यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के बारे में, तो प्रीलिम्स में तो हम लोग पास कर जाते हैं अगर, तो मेंस में नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंस में सिर्फ पास करना ज़रूरी नहीं होता। मेंस जो है वो उससे हमारा मेरिट तय होता है। ठीक है, उससे रैंकिंग तय होता है कि कितना रैंक आएगा। मेंस में जितना अच्छा नंबर आता है उतना अच्छा रैंक आता है। और मेंस में अच्छा नंबर तब आता है जब हम लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, है ना। तो वो अच्छा कैसे लिखा जाए मेंस में, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मेंस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जाएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे लिखना चाहिए। किसी भी सवाल को उसी पैटर्न में लिखा जाएगा। ठीक है, मेंस का कोई भी क्वेश्चन हो उसको इसी पैटर्न में लिखेंगे जो पैटर्न मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Despite implementation of various programs for eradication of poverty by the government of India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. देखिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। Despite implementation of various programs, बहुत सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए, उसके बावजूद किस चीज़ के लिए प्रोग्राम लागू किए गए थे? फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए, है ना, गरीबी हटाने के लिए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, बहुत सारे स्कीम्स लाई गई, योजनाएं चलाई गई। फिर भी उनके बावजूद भी निर्धनता अभी भी विद्यमान है। पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग। अभी भी ऐसा तो है नहीं कि भारत में गरीबी नहीं है। हम लोग जहाँ भी देखते हैं तो बहुत जगह में गरीब लोग दिखाई देते हैं, भीख मांगने वाले दिखाई देते हैं, है ना। पॉवर्टी जो है वो अभी भी है हमारे देश में। तो एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को और कारण बताना, बाय गिविंग रीजंस। कारण बताते हुए इस बात को स्पष्ट करें। ये जो लाइन ऊपर दिया है ना, इस लाइन को पहले तो स्पष्ट करना होगा आपको। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारा पहलू है। बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ कारण बताना शुरू कर देंगे कि गरीबी के क्या क्या कारण है भारत में, है ना। सिर्फ कारण नहीं पूछ रहा है, सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये सोचिए, देखिए, जब हम लोग मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो मेंस के आंसर्स जो होते हैं उसका 3 पार्ट होता है। मेंस का कोई भी आंसर 3 भाग में लिखा जाता है। उसका पहला भाग होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। ठीक है, परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा भाग होता है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। कोई भी आंसर जब हम लोग लिखेंगे 1.5 पेज का, 2 पेज का, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, फिर बॉडी वाला पार्ट लिखेंगे और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, आप इसका इंट्रोडक्शन समझिए, इसका परिचय क्या है, ये क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है, मूल क्या है इस सवाल का। इस सवाल का मूल है पॉवर्टी, मतलब गरीबी, है ना। गरीबी के ऊपर है। गरीबी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से हो सकता था एजुकेशन के ऊपर हो, वुमेन के ऊपर हो, सोसाइटी के ऊपर हो। तो क्वेश्चन जो है हर सवाल का एक मूल होता है कि इस चीज़ के ऊपर ये सवाल पूछा गया। तो ये सवाल पॉवर्टी चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में। तो क्या लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए आंसर की। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट लिखना चाहिए वो होना चाहिए हमारा पॉवर्टी का डेफिनेशन, है ना। आपको पॉवर्टी के डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए। पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या होता है, गरीबी का परिभाषा क्या है, गरीबी किसको कहते हैं। तो गरीबी का मतलब वो होता है कि जब इंसान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जीवन का जो मूल ज़रूरत है उसको भी वो पूरा कर सके, है ना। जब जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो उसको गरीबी कहते हैं। उसकी स्थिति को गरीबी कहते हैं, उस व्यक्ति को गरीब कहते हैं। और वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। कंडीशन जो है वो गरीबी का है, पॉवर्टी का है। तो इंसान के जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान,
जो मूवी में भी कहता है कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है। क्या सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए अगर तो हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा? नहीं होगा। साथ में चाहिए एजुकेशन। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसकी छत भी है और कपड़ा भी पहन रहा है वो, मगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके स्कूल में, या फिर अगर उसे घर में कोई बीमारी हो जाती है किसी व्यक्ति को तो उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो वो तो गरीब ही हुआ ना। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये भी हर व्यक्ति की मूल आवश्यकता होती है। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में यही लिखेंगे, निर्धनता का सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। निर्धनता का डेफिनेशन यही है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो उसकी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं गरीबी। पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ स्टेट। पॉवर्टी क्या है? एक स्टेट है। पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच अ मैन इज इनकैपेबल। ठीक है, एक व्यक्ति, अ मैन हैज़ नो इनकम फॉर एक्सेसमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। ठीक है, जब व्यक्ति के पास उसका बेसिक नीड्स जो होती हैं, बेसिक ज़रूरतें जो होती है, उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो गरीब है। अब क्या है? इंट्रोडक्शन हो गया आपका। इस क्वेश्चन को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप लिखने क्या वाले हैं ना। हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाए आप पे लैंडस्लाइड के बारे में, तो लैंडस्लाइड का डेफिनेशन से शुरू करेंगे, अर्थक्वेक का डेफिनेशन से शुरू करेंगे, वॉल्केनिज्म के डेफिनेशन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है एजुकेशन के बारे में, तो डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हमेशा क्वेश्चन आप या तो डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, पहला चीज़, या तो अगर आपको इस बारे में किसी महान आदमी का कोई कोट मालूम है, किसी महान आदमी ने गरीबी के बारे में अगर कुछ बोला है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गरीबी के बारे में कहा था कि यह हिंसा का सबसे बुरा रूप है। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। मतलब जो व्यक्ति गरीब है, जिसको पेट का आग जल रहा है जिसके अंदर, तो वो व्यक्ति तो हिंसा करेगा ही ना। उसको कहीं ना कहीं से तो उसको खाना चाहिए। उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो किसी का जान लेकर के खाना लाया या क्या किया, है ना। जब व्यक्ति भूखा होता है तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि ये गरीबी उन्मूलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो अगर आपको किसी महान आदमी के द्वारा बोला गया कुछ याद है, तो आप लोग उस चीज़ को भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। पहला चीज़ लिखेंगे डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन आपको मालूम है तो मालूम कैसे रहेगा? आपको डेफिनेशन याद करके जाना पड़ेगा। कुछ मेन चीज़ होता है, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनका डेफिनेशन आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में। दूसरा चीज़ हो गया कि आपको महान व्यक्ति लोगों के द्वारा बोले गए कुछ बातों को भी याद रखना होगा। जैसे गांधी जी ने पॉवर्टी के बारे में कहा था, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मान लीजिए आपने डेफिनेशन के साथ शुरू किया, फिर ये भी लिख दिया, दोनों चीज़ लिख दिया। उसके बाद एक कोई डेटा आप यहाँ पे डालेंगे। डेटा का मतलब है कि गरीबी से रिलेटेड कुछ आपके पास फैक्ट, कोई डेटा अगर आपको पता हो। जैसे भारत में 21.9% गरीबी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत में 21.9% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार के हैं। तो ये लिख दिए। तो ये क्या हो गया? डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गया। तो पहला चीज़ आपने लिखा डेफिनेशन, दूसरा चीज़ आपने लिखा किसी महान आदमी के द्वारा बोला गया कुछ बात लिख दिया, कोट लिख दिया, और तीसरा चीज़ आपने डेटा डाल दिया। ठीक है, ये होता है इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन डाला, परिचय करवा दिया कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, इसके बारे में आप जान गए हैं, अब आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का बहुत सारा रूप है। पहला देखिए क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, कई प्रोग्राम चलाए गए। तो आपको क्या लिखना होगा? कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, है ना। आपसे पूछ रहा है कि प्रोग्राम्स बताइए, कुछ प्रोग्राम के नाम आपको लिखने होंगे, कुछ योजनाएं जो सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए थे। ठीक है, तो अब आप बॉडी पार्ट्स में आ गए। इंट्रोडक्शन तो हो गया। सबसे पहला होता है मेंस का आंसर राइटिंग में कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर आ गए हम लोग बॉडी पार्ट्स में। तो बॉडी पार्ट्स में अब हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। और एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई फ्लो चार्ट जरूर बनाए। फ्लो चार्ट माने कि अभी जैसे इस तरह से कर दिए और ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम का नाम लिख दिए,
कौन कौन से प्रोग्राम है जैसे सरकार ने, देखिए क्या कहें हम, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ। तो ये सब अगर किसी आदमी को मिल जाए तो मतलब वो गरीब नहीं रहेगा। तो सरकार ने रोटी के लिए क्या किया, सरकार ने NFSA लेके आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोटा में गेहूं चावल वगैरह दिया जाता है। 2013 में ये कानून सरकार लेके आई भोजन के लिए। फिर रोटी हो गया, कपड़ा के लिए तो ठीक है, कपड़ा तो नॉर्मल है। मकान के लिए इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार चलाती है, 1,20,000 रुपये दिया जाता है, आवास बनवाया जाता है। एजुकेशन के लिए RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। उसके बाद हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत स्कीम सरकार चलाती है, आयुष्मान भारत स्कीम है। उसके बाद एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेंटर है जहाँ पे सस्ते में दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार जो है कि लोग कमा सकें इसके लिए मनरेगा योजना लेके आया, MG नरेगा योजना 2006 में। इसमें 100 दिन का सभी लोगों को एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जो भी चाहें BPL परिवार से रोजगार प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद लोग जो है वो कमा सकें इसके लिए जो युवा सब है उन लोग को कुशल युवा प्रोग्राम से जोड़ा गया, KYP है ना, स्किल्स दिया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है ताकि वो लोग को अच्छा नौकरी लग सके। तो इस तरह से सरकार का जो भी स्कीम था, जो भी योजनाएं थी, गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी योजनाएं थी, आपको जो भी याद आए उन योजनाओं को इस तरह से करके लिख देना है। कॉपी में जब आप इस तरह से लिखेंगे, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। इस तरह से कोई भी चार्ट जब बनाते हैं हम लोग तो बोलते हैं फ्लो चार्ट, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और अधिक नंबर जो है वो इससे मिलता है ना। लिखने का तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको ऊपर में हेडिंग दे देंगे कि गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं, और पहला पॉइंट मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग फ्लो चार्ट भी बना सकते थे। ठीक है, फ्लो चार्ट जो अभी हम लोग बनाए हैं उसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, है ना। अभी जो बनाए थे गोल करके ऐसे ऐसे, इसको कहा जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। इसके बाद हम लोग वेरियस प्रोग्राम्स लिख लिए कि कौन कौन से प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए गए। अब क्वेश्चन ये नहीं था मगर ठीक है, पर वो दिखाना है आपको। ठीक, क्वेश्चन के एक पार्ट में इस बारे में बात करना है। अब है कि प्रोग्राम्स तो चलाए गए पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, बट पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, मगर गरीबी अभी भी है ना। एक्सप्लेन करिए बाय गिविंग रीजन्स। तो गरीबी अभी भी है, तो हम लोग को थोड़ा सा ये दिखाना होगा, एक कंपेरेटिवली दिखाना होगा कि थोड़ा सा तो कम हुआ है मगर अभी भी है। तो क्या कम हुआ है, जैसे हम लोग बता सकते हैं कि पहले जो है 31% था 2009 के आसपास, अभी जो है 21% है। तो गरीबी जो है थोड़ा सा तो कम हुआ है। डेटा से दिखा देंगे कि 2009 के आसपास जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 31% था, अभी 21% है, यानी गरीबी कम हुई है मगर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है ना। निर्धनता अभी भी विद्यमान है, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग। उसके बाद एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन्स। अब हम लोग रीजन लिखेंगे। ठीक है, अब कारण लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखना है कि रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। और इसको भी इस तरह से ऐसे 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 करके सब हेडिंग है ये, इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, 1 नंबर क्या क्या है, क्यों अभी भी गरीबी जो है वो एग्जिस्ट करती है इतना सारा सरकार के द्वारा योजना चलाने के बावजूद भी। तो देखिए अब आपको लिखना है कारण, कॉजेज, रीजन्स। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा, कैसे समझिएगा कि कैसे कारण लिखेंगे, तो बहुत तरीका है लिखने का। एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके पास जितना सब्जेक्ट है आप उसको याद रखिए। आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी होता है सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी होता है। तो जैसे सबसे पहले लिखेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि कुछ लोगों को ज़्यादा ज़मीन दे दिया था ज़मींदारी व्यवस्था के तहत। गरीबों मतलब जिसके पास कम ज़मीन था उसका ज़मीन लेके जैसे जिसके पास ज़्यादा था उसको दे दिया गया था।
इस कारण से अभी भी कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोग भूमि विहीन हैं और वो लोग गरीब हैं। ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर। दूसरा दे देंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति जैसे कि भारत के कुछ हिस्सों में काफ़ी बाढ़ आता है, जैसे बिहार के उत्तरी इलाके में बहुत बाढ़ आता है, इसीलिए बिहार जो है एक गरीब राज्य है। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर। उसके बाद तीसरा दे देंगे हम लोग पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर माने राजनीति। कुछ जगहों पे करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एजुकेशन की कमी है। तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में गरीबी ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार इस सब में एजुकेशन की कमी है। जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है साउथ इंडिया में, वहाँ पे गरीबी नहीं है। इस तरह से एग्जाम्पल देते हुए लिखते जाना है। एग्जाम्पल एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना, जितना अधिक हर पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल आपको घुसाते रहना है, इससे नंबर जो है वो एक एग्जाम्पल आधा नंबर बढ़ाता है। तो एग्जाम्पल जितना डालिएगा नंबर उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल देख लिए। फिर सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जैसे कि समाज में कुछ तबकों को जो है नौकरी नहीं मिलती है अच्छी, कुछ लोअर कास्ट के लोग माने जाते हैं, उनको जो है काम ही वैसा ही करना पड़ता है, उनको अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, अच्छा काम वो नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से वो लोग गरीब हैं। ठीक है, सोशल फैक्टर भी है हमारे देश में। उसके बाद अगला हम लोग बात कर सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके पास अच्छा रिसोर्स है, मिनरल्स है, कर्नाटका इस सब के पास। कुछ राज्य है जिसके पास कोई मिनरल्स, कोई रिसोर्स नहीं है, बिहार, कोई मिनरल्स नहीं है बिहार में, कोई खनिज संपदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में, जब आपको एग्ज़ाम में बहुत इस तरह जब लिखेंगे ना आप, तो बहुत सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा एक एक करके कि कितना सारा पॉइंट है ना। उसके बाद और भी लिख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल में ही ये भी लिख सकते हैं कि कभी कभी जो नीडी होते हैं वो छूट जाते हैं। जब सरकार योजनाओं का लाभ देती है तो ज़रूरतमंद छूट जाते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं होता है वो ले लेते हैं। जैसे आवास योजना, जिसके पास मकान है वही आवास योजना का लाभ ले लेता है, जिसके पास जो गरीब हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो ये सारे रीजंस हो गए, ये सारा आप लोग रीज़न लिख लेंगे। आपका बॉडी पार्ट ख़त्म हो गया। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं कि पॉइंट पॉइंट लिखते लिखते छोड़ दिए। लास्ट में कुछ 2 लाइन का जो है निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। ठीक है, और ये 2 लाइन में क्या लिखना होता है लास्ट में, जैसे लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि अगर सरकार जो है, ये जो भी आप ऊपर कारण दिए हैं, अगर इन सब पर ध्यान दिया जाएगा तो भारत से जो है गरीबी दूर होएगी, और ये हमारा एसडीजी गोल नंबर 1 भी है। ठीक है, पॉवर्टी हटाना, ये एसडीजी गोल नंबर 1 है। तो एसडीजी गोल नंबर 1 को पूरा करने में हमें आसानी होगी अगर उपरोक्त कारणों पर ध्यान दिया जाए और जो है प्रोग्राम को सही ढंग से चलाया जाए, योजनाओं को जो ज़रूरतमंद है उन तक योजनाएं पहुंचाई जाएं, तो हमारा जो एसडीजी गोल नंबर 1 है वो भी पूरा होगा। देखिए, आप लोग को हम अगले क्लास में या किसी क्लास में हम आप लोग को बता देंगे कि एसडीजी गोल क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये समझिए कि गरीबी जो है वो गरीबी हटाना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है ना। गोल नंबर 1 है गरीबी हटाना, पहली प्राथमिकता, और सिर्फ सरकार की नहीं पूरी दुनिया की पहली प्राथमिकता है गरीबी हटाना। गोल नंबर 1 है ये। तो गोल नंबर 1 कब पूरा होगा, जब जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो सही ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच पाएंगी, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी कंप्लीट आंसर लिखने के लिए आपको तीनों पार्ट को लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लिखना होगा, देन आपको बॉडी, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधे रीजन लिखना शुरू कर दिए, नहीं, सीधे कारण थोड़ी लिखना शुरू करेंगे। ये सारा बात एक एक करके बताएंगे। पहले गरीबी का डेफिनेशन, कोई कोट किसी महान आदमी का याद है तो, कोई डेटा याद है तो, फिर बॉडी पार्ट्स में एक एक करके चलेंगे। प्रोग्राम कौन कौन सा चलाया गया, फिर क्यों अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन का देखिए, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है ये वाला, और यूपीएससी में 2 पेज और ये 150 शब्दों वाला है, तो इसमें 1.5 से 2 पेज ही लिखना होता है। तो 2 पेज में आप जो है
और क्वेश्चन का पार्ट भी कम है, 2 ही पार्ट है। एक पार्ट में आपको लिखना है प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, और दूसरे पार्ट में लिखना है कि ये प्रोग्राम क्यों फेल हो गए, क्यों पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वाई दीज प्रोग्राम्स फेल। आप ऊपर में हेडलाइन में ये भी दे सकते हैं, वाई दीज प्रोग्राम्स फेल, और उसके बाद एक एक करके उसका कारण लिखेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया होता है तो उस बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसका 3-4 पार्ट होता है, क्योंकि उसमें 4 से 5 पन्ना लिखना होता है, या किसी भी स्टेट पीसीएस में तो 3-4 पार्ट होता है सवाल में। तो आपको सवाल को समझना होगा, है ना। यूपीएससी में क्वेश्चन समझना, यूपीएससी हो बीपीएससी हो, जो स्टेट पीसीएस है उसमें क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे लिख कुछ रहे हैं, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, जो तरीका है लिखने का उस तरीके पे ही लिखते रहना है, और जो है धीरे धीरे इसमें परफेक्शन आता जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इस बारे में, या आप लोग और किसी तरह का दूसरा वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं कि किस तरह का वीडियो जो है आप लोग को चाहिए। ठीक है, थैंक यू।